नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारे समक्ष आपका दूसरा अध्याय है जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, आपका यह चैप्टर जेसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 14 से शुरू होता है, तो वहीं से आपको फोकस करना है और टेक्स्ट बुक से लगातार जुड़े रहना है। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यापार करने वाले किसी समूह ने, कुछ लोगों ने आगे चलकर देश की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। यानी व्यापार से उन लोगों का सफ़र शुरू हुआ और साम्राज्य पे जाके समाप्त हुआ। तो कैसे, इसी चीज़ को हम लोगों को जानना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं आपके पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 14 पे भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यानी कि 1707 के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव हो गया। कहाँ? मुग़ल साम्राज्य में। और मुग़ल साम्राज्य जो है वो लगातार कमज़ोर होता चला गया। तब मुग़ल सूबेदार और बड़े ज़मींदारों ने अपना अपना क्षेत्रीय सत्ता जो है वो कायम कर लिया। इस बात का अर्थ ये होता है बच्चों कि जब तक बाबर या हुमायूं, आगे चल के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का भारत में शासन था, तब तक भारत की जो केंद्रीय सत्ता है वो काफ़ी मजबूत थी। आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबका एक टाइम फ्रेम भी अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि बाबर का 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 56 तो हैं, लेकिन बीच में 1540 से लेके 1555 तक शेरशाह सूरी का शासन था। बच्चों, आप जानते होंगे शेरशाह सूरी को। तो इसी तरह से आगे 1556 से 1605 अकबर, और जहांगीर का काल है 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1657, जिनके समय में ताजमहल बना। और इसी तरह से बच्चों औरंगजेब का भी शासन था। औरंगजेब एक अच्छे शासक नहीं माने गए हैं, बावजूद उसके उनके समय में भी मुग़ल सल्तनत जो है वो काफ़ी मजबूत था। उसके बाद का जो काल है बच्चों, उसमें बहुत सारे और मुग़ल शासक आए हैं। इन नामों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इनका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत छोटा है। 1707 से लेकर 1857 के बीच बहुत सारे शासक हुए। इसमें बहादुर शाह प्रथम का नाम आता है, मोहम्मद शाह और अहमद शाह का भी, आगे आलमगीर द्वितीय का, शाह आलम का, जिसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, और सबसे अंत में बहादुर शाह जफर, जिनको कि कैद करके एक्साइल यानी कि इनको बर्मा भेज दिया जाता है, यानी कि देश निकाले की सज़ा दे दी जाती है। तो ये सब होता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय सत्ता जब मजबूत रहती है तो दूसरे लोग जो है शासन सत्ता पर अधिकार करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जब कमज़ोर पड़ जाता है देश का शासक, तो दूसरे लोग देश पर शासन करने में सक्षम होते हैं और हावी भी हो जाते हैं। आगे है बच्चों कि विदेशी कंपनियां जो भारत आईं, उनके आने का क्रम कुछ इस तरह से है कि पुर्तगाली 1498 यानी बहुत पहले आ गए थे। बच्चों आप जानते हैं कालीकट यानी कि केरल वाले क्षेत्र में। आगे डच लोग आए 1595 में, अंग्रेज कुछ और बाद आए। यदि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के क्रम को हम देखेंगे तो लगभग 1600 के आसपास ये लोग आए। आगे फ्रेंच कंपनियां हैं, फ्रांसीसी, तो इन लोगों में संघर्ष भी होता है बच्चों।
यहाँ बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम और द्वितीय को। द्वितीय तो अभी भी हैं, जिनकी तस्वीर जो है दाहिनी ओर है, और जो बाईं ओर है वो एलिजाबेथ प्रथम है। इनका जन्म 1533 से 1603 के बीच है। सिर्फ जानकारी वास्ते बता रहा हूँ बच्चों, इन्हीं के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सीधे सीधे अपने पाठ्य पुस्तक पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी पाठ्य वस्तु ऐसी है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। पहले ही बता दिया मैंने, मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। पुर्तगालियों और डचों के बाद, यानी कि पुर्तगाल देश के रहने वाले जो कंपनी लेकर भारत आए थे और जो डच यानी कि हॉलैंड वाले, उन दोनों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनियों के रूप में भारत आए थे। व्यापार में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगालियों एवं डचों से संघर्ष करना पड़ा। क्यों बच्चों? इसलिए क्योंकि पहले से वे लोग भारत में आ चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई और शक्ति भारत में आए और भारत में व्यापार करे। इस संघर्ष में अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और यहाँ के व्यापार एवं राजनीति पर इनका एक छत्र अधिकार कायम हो गया। अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी को इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बने, इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेज नंबर 14 पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अभी अभी मैंने आपको बताया इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की। इस व्यापारिक कंपनी को नाम दिया द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है बच्चों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। तो इस कंपनी को पूरब के देशों से व्यापार करने का एक चार्टर मिलता है। चार्टर यानी अधिकार पत्र मिलता है कि आप पूरब के देशों से व्यापार कर सकते हो। तो इंग्लैंड की एकमात्र यही कंपनी थी जिसको ये अधिकार मिला था। तो इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। ठीक है बच्चों, तो इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार कर सकती थी, परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारिक देशों को, यानी कि जैसे फ्रांस या फिर पुर्तगाल या स्पेन या डच, है ना, उन पर इस कानून का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो अलग देश थे। आप समझ सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले ही 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक तमाशा अंतरिप, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, तो केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके वो भारत तक पहुंच चुका था। तो यहाँ पे बच्चों आप एक नक्शा देख सकते हैं जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका भी दिखाया गया है। तो अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उस बिंदु में आप देखिए वहाँ पे लिखा होगा केप ऑफ गुड होप, यानी कि तमाशा अंतरिप। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता था, जो कि मान के चलिए शुरू में 4 से 5 महीने का समय लगता था इंग्लैंड से भारत आने में। तो एक बहुत कठिन यात्रा करके ये लोग भारत तक आते थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वास्को डिगामा पहले ही वो भारत आ गया था। तो जब वो भारत आया तो यहाँ से वो मसालों का विशेष करके कारोबार करना शुरू किया था। तो चलिए, वास्को डिगामा भी जब भारत से वापस गया तो अपने साथ मसाले लेकर गया था। वास्को डिगामा यानी कहाँ? पुर्तगाली, है ना बच्चों। वास्को डिगामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन करते हुए भारी मुनाफा भी कमाया था। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन व्यापारिक कंपनियों का मुनाफा काफ़ी घटने लगा।
यह परिस्थिति यूरोपीय कंपनियों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगी। बच्चों, इसको आप इस अर्थ में समझिएगा कि एक ही साथ एक ही क्षेत्र में बहुत सारे व्यापारी अलग अलग देशों के आके व्यापार करने लगे, तो इससे क्या होगा, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो वैमनस्य भी बढ़ेगा, है ना बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने से पहले अपनी कैसे तैयारी करती है और क्या करती है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कंपनी की गतिविधियां के अंतर्गत। तो भारत में व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, है ना, अकबर के बाद जहांगीर। तो जहांगीर जिनको हम लोग शहजादा सलीम भी कहते हैं, देखिए उनकी तस्वीर है यहाँ पे सबसे ऊपर में दाहिनी ओर, आपके दाहिने हाथ की ओर ऊपर में, है ना। और उसके नीचे देखिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की तस्वीर है। जेम्स प्रथम उस समय जो है वो इंग्लैंड के राजा थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा। तो क्या करने भेजा, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए जो है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर, यानी कि एम्बेसडर बना के, है ना, जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर तब के मुगल शासक थे। बच्चों, आज के युग और उस समय के युग के बीच अंतर भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत कठिन यात्रा उनको करनी पड़ी थी, है ना। वो एक जहाज़ आप देख सकते हैं, एक हेक्टर नाम का एक जहाज़ था जो आज की तुलना में तो कुछ नहीं था, एक साधारण नौका की समान है वो। तो उस जहाज़ से वो सूरत पहुंचते हैं, सूरत जो कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये गुजरात में है। तो वहाँ पे वे पहुँचते हैं 24 अगस्त 1608 को, और वहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी थी बच्चों। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा भी बनाया हुआ है जिसमें कि गुजरात, राजस्थान और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को दिखाया गया है। तो इतनी लंबी यात्रा बच्चों, ना उस समय सड़क थी, ना उस समय रेल मार्ग था, कुछ नहीं था, और उस यात्रा मार्ग को क्रॉस करके उनको जाना था, ठीक है। तो हालांकि बच्चों हमारे जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो ये कुछ विशेष कर नहीं पाते हैं, इसके आगे भी थोड़ा और प्रयास करना पड़ता है जो कि सर टॉमस रॉ के माध्यम से होता है। तो यहाँ देखिए, सर टॉमस रॉ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का वर्ष क्या है, 1600 है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आए, ये आए 1608 में। लेकिन विलियम हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली, है ना। फैक्ट्री का मतलब बच्चों आज के जैसा नहीं, वो उत्पादक फैक्ट्री नहीं, वो फैक्ट्रियाँ क्या थी, एक तरह की किलेबंदी थी, एक तरह का फोर्ट था, छोटा मोटा किला होता था, और कभी कभी तो बड़े आकार का किला भी होता था, और वहाँ पे सामानों को सुरक्षित रखा जाता था। छोटी मोटी फौज भी रखी जाती थी जो आगे चल के बड़ी भी हुई। तो चूँकि मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि विलियम हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली, ऐसा पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण हुआ था, और तब इंग्लैंड के राजा ने सर टॉमस रॉ को भारत भेजने का फैसला किया। यहाँ पे आप सर टॉमस रॉ की तस्वीर को देख सकते हैं। सर टॉमस रॉ जो कि 1613 से लेकर के 1618 तक, है ना, तो ये मुगल दरबार में रहे। टॉमस रॉ अपने साथ ढेर सारे भेंट यानी कि गिफ्ट लेकर गए थे। जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। टॉमस रॉ शहजादा खुर्रम, जिसको कि हम लोग शाहजहाँ कहेंगे, है ना, शहजादा खुर्रम से भी मिले जो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाने गए। अंततः सर टॉमस रॉ ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान प्राप्त कर लिया। तो बच्चों, अभी मैं पेज नंबर 16 पे हूँ, और मैं यहाँ तक में आपको ये बताने में संभवतः सक्षम हुआ हूँ कि किस प्रकार से
ब्रिटेन में, किस प्रकार से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और किस तरह से पहले से स्थापित जो पुर्तगाली कंपनियां हैं उनको कंपटीशन देते हुए और जो मुग़ल बादशाह साहब जो उस समय के जहांगीर थे तो उनसे कांटेक्ट करते हुए किस तरह से सूरत में व्यापारिक कंपनी खोलने की अनुमति अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर ली। तो बच्चों ये पहला पड़ाव था, कहने का मतलब कि ये फर्स्ट फेज था। शुरू में किसी को भी सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक लंबी यात्रा पूरी करके भारत आना पड़ता था अंग्रेज़ों को। लगभग 4 महीने से 6 महीने की एक लंबी यात्रा होती थी और उसको साधारण नावों पर, या इसको आप जहाज़ कहिए या जो भी कहिए, उस पर बैठ के आना कोई आसान काम नहीं था। तो उस लंबी यात्रा को पूरा करने के बाद भारत आना और भारत में सरवाइव करना, यहाँ आकर के अपना अस्तित्व जमाना और व्यापार शुरू करना कोई सामान्य कार्य नहीं था। हालांकि इसमें वो लोग सफल हो जाते हैं और पहली फैक्ट्री वो लोग सूरत में स्थापित करते हैं। तो बच्चों इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे कि वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल की ओर जाती है, आगे चल के कैसे प्लासी का युद्ध होता है ना, उसी तरह से कैसे वो लोग जो है दक्षिण भारत की ओर जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस वीडियो में, और आप JCRT का जो पाठ्य पुस्तक है उससे आप कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आपको इसको समझने में सुविधा हो। और जहाँ जहाँ भी संभव होगा मैं चित्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपकी समझ जो है वो विकसित हो सके। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद बच्चों।